जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विविध जानकारी जो है युक्ति पब्लिकेशन की सार संग्रह की हम देख रहे हैं। और आपने कितनी जीके पढ़ी है, इस चीज़ का बढ़िया रिवीजन जो है सार संग्रह से ही होता है। तो आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लास रहने वाली है। साथ ही आप लोगों के लिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। सामान्य विविध की बहुत सारी जानकारियां हैं जो एक क्लास में तो संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 102 क्लास में ज़रूर इसको पूरा कराऊंगा। आज मैं लगभग आप लोगों के लिए 30 मिनट की क्लास रखूंगा ताकि आप लोगों को याद करने में भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ बात किए हुए आज की महत्वपूर्ण क्लास को। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग यानी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारत की सरकार द्वारा जो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना है वो 1972 के अंदर हुई थी। आप सभी को याद रखना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को याद रखना है कि त्रिवेंद्रमपुरम के अंदर है। इंडियन स्पेस रिसर्च यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को याद रखना है कि यह बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय है, जिसका गठन जो है 15 अगस्त 1969 के अंदर हुआ था। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी SAC कहाँ स्थित है। तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र आप सभी को याद रखना है अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज सार कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को याद है कि यह आंध्र प्रदेश हैदराबाद के अंदर है। श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम बदलकर रख दिया गया है। विकास एवं शैक्षणिक संचार यूनिट कहाँ स्थित है। तो ये भी अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। इस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो आप सभी को याद रखना है कि यह थुम्बा के अंदर 1965 के अंदर की गई थी। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो अहमदाबाद 1967 के अंदर इसकी भी स्थापना की गई थी। भारत का पहला उपग्रह क्या था। तो आप सभी को याद रखना है कि आर्यभट्ट पहला उपग्रह था, जिसे हमने 19 अप्रैल 1975 के अंदर भेजा था। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब और कहाँ और कब की गई। तो आप सभी को याद रखना है कि रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना थुम्बा में की गई, जो कि 1963 में की गई थी। थुम्बा भूमध्यवर्गीय रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है कि थुम्बा जो है वो केरल के अंदर स्थित है। अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपको याद भारत की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कुछ तथ्य याद रखना है, जो कि भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा है। तो 3 भागों में बांटा है, जिसमें जल, थल और नभ के रूप में बटी है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। तो इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। थल सेना के कितने कमानों में बांटा गया। तो आप सभी को याद रखना है तो थल सेना के 7 कमान हैं। थल सेना का प्रधान कौन होता है। तो आपको याद रखना है कि जनरल इसका जो है तो आप प्रधान होता है। कमान का सर्वोच्च अधिकारी किस रैंक का होता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है। फिर आपको याद रखना है कमान, कौन सी कमान कहाँ है। तो आप सभी को इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखना है, खासकर जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट रूप से आपको याद रखना है। सबको याद रखना है पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान जो है आपको याद रखना है पश्चिमी कमान आपको याद रखना है कि वो चंडीगढ़ के अंदर है। पूर्वी कमान की बात करेंगे तो पूर्वी कमान कोलकाता के अंदर है। उत्तरी कमान की बात करेंगे तो 24 ACPO के अंदर है। दक्षिणी कमान की बात करेंगे तो पुणे के अंदर है। मध्यवर्गीय कमान की बात करेंगे तो लखनऊ के अंदर है। दक्षिण पश्चिमी कमान की बात करेंगे तो जयपुर के अंदर है। और ट्रेनिंग कमान जो है वो शिमला के अंदर है। भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो भारतीय सेना की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो सेक्शन होती है। सबसे छोटी जो होती है वो सेक्शन होती है और सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो कोर होती है। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने वो जनरल KM करियप्पा थे। भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो महाराजा राजेंद्र सिंह थे। अब समझेंगे नौसेना संबंधी तथ्य। तो नौसेना का मुख्यालय कहाँ आप सभी का रखना है, नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना का प्रमुख कौन होता है। तो आपका रखना है एडमिरल जो होता है इसका प्रमुख होता है। नौसेना को कितने भागों में बांटा है। तो 3 भागों में बांटा है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी कमांड के रूप में बांटा है। आपको याद रखना है पश्चिमी कमान क्या है। तो नौसेना की मुंबई के अंदर है। पूर्वी कमान नौसेना की विशाखापट्टनम के अंदर है। और दक्षिणी कमान जो है वो कोची के अंदर है। नौसेना में कमान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो आपको याद रखना वाइस एडमिरल इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नौसेना में कितने बड़े होते हैं। तो आपका में कितने बेड़े होते हैं। तो 2 होते हैं, पश्चिमी और पूर्वी बेड़ा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी। तो साल की थी। भारत में प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा था। तो अक्टूबर 2010 के अंदर उतारा था। भारत में सबसे शक्तिशाली पोत क्या था। INS गंगा। भारत का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा कौन सा है। तो B वर्ड कारवार कर्नाटक के अंदर है। तट
सेना सबसे अधीन होता है तो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। तट सेना का मुख्यालय वो भी नई दिल्ली के अंदर ही है। अब नेक्स्ट देखिएगा वायुसेना। वायुसेना के बारे में कुछ संबंधित तथ्य समझेंगे। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सभी को याद रखना है कि वायुसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, आपको याद रखना है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, तो एयर चीफ मार्शल होता है और इसको 7 कमांडो क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। पश्चिमी वायुसेना नई दिल्ली के अंदर, पूर्वी वायुसेना शिलांग के अंदर, दक्षिणी वायुसेना त्रिवेंद्रपुरम के अंदर, पश्चिम वायुसेना इलाहाबाद के अंदर, दक्षिण पश्चिमी सेना गांधीनगर के अंदर, प्रशिक्षण बेंगलुरु के अंदर, मेंटेनेशन नागपुर के अंदर। देखिए होगा आप अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद नहीं रखना है ये वाले क्षेत्र, लेकिन जो बच्चा स्पेशल आर्मी की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो ये कमांड क्षेत्र याद होना चाहिए। भारतीय वायुसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सेना, आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना है। पहले भारत वायुसेना का नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो है पहले वायुसेना का नाम था। अब देखते हैं इनके कुछ रैंक होते हैं जो कि इस तरह से रहते हैं, पद श्रेणी के अंदर में बटे होते हैं। जो थल सेना के अंदर सबसे बड़ा जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये इनसे संबंधित शब्दावली है। वायुसेना संबंधी एयर मार्शल चीफ, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, बिग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग अफसर। नौसेना संबंधी बात करेंगे एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, कमांडर, कैप्टन, कमांडर, अब क्या रहना, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट जो है संबंधी इसमें तथ्य होता है। आपको याद रखना है भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल डिफेंस अकादमी, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है, तो खड़गवासला देहरादून के अंदर है, खड़गवासला पुणे के अंदर है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है, तो ये देहरादून के अंदर है। और इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, तो ये मऊ के अंदर है। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है, तो दबलाली के अंदर है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। डिफेंस सर्विस ऑफ कॉलेज कहाँ है, तो वेलिंगटन के अंदर है। आर्म्ड सेंटर कहाँ है, तो आर्म्ड सेंटर जो है वो अहमदाबाद के अंदर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा एयरफोर्स एडमिरल कॉलेज कहाँ है, तो आप सभी को याद रखना है कि ये एयरफोर्स एडमिरल जो कॉलेज है वो कोयम्बटूर के अंदर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। पेट्रोट्रेट ट्रेनिंग स्कूल आगरा के अंदर है। एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद के अंदर है। एलिमेंट्री स्कूल फ्लाइंग स्कूल बिदर के अंदर है। और एयरफोर्स टेक्नोलॉजिकेशनल जो है जहाँ बेंगलुरु के अंदर है। नौसेना की बात करेंगे तो इंडियन नेवल अकादमी कहाँ है, तो कोची के अंदर है। INS चिल्का भुवनेश्वर के अंदर। INS तरसकाल जो विशाखापट्टनम के अंदर। शिवांगी लोनावाला के अंदर। और बेन्नूरथी जो आपका रखना है कोची के अंदर है। भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था की बात करेंगे तो IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई, तो 1920 के अंदर हुई, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। CRPF की स्थापना किस वर्ष की गई, तो आपको याद रखना है कि 1939 के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप सभी को याद रखना है 1948 के अंदर होती है। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब होती है, तो वो भी 1948 की होती है। असम राइफल की स्थापना किस वर्ष होती है, तो 1950 के अंदर होती है। होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष होती है, तो 1962 के अंदर होमगार्ड की स्थापना होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI की स्थापना किस वर्ष होती है, तो आपको याद रखना है कि 1953 के अंदर नई दिल्ली के अंदर होती है। वर्तमान में नितिन गुप्ता इसके प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इंडो तिब्बत सीमा बल की स्थापना 1962 में होती है और ये नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कहाँ हुई, तो आपको याद रखना 1965 के अंदर हुई और जो कि नई दिल्ली में के अंदर ही इसका मुख्यालय है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1969 के अंदर हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तट रक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1978 में की गई, जो नई दिल्ली में स्थित है, आप सभी को याद रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1984 के अंदर हुई, जो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1993 के अंदर की गई, जो कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये थी आपको आर्मी संबंधी कुछ तथ्य जो कि आपको याद रखना है सुरक्षा प्रणाली संबंधी, जो कि आर्मी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा याद ये चीज़ें रखनी है। अब मैं आपको इसमें क्या चीज़ याद रख रहा हूँ, तो आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। साथ ही आपके इसमें शास्त्रीय नृत्य शैली भी किस नृत्य से संबंध देवदासी परंपरा है, तो आपको याद रखना कि देवदासी जो परंपरा है वो मोहिनीअट्टम से है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली कहते हैं, तो आपको याद रखना है कोट्टन तुल्लम को गरीबों की कथकली कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम, आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है।
शास्त्रीय नृत्यों की बात करेंगे तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 है। तो आपको याद रखना है। अभी इसमें 6 प्रकार के बताए हैं, मैं बताऊंगा कुछ। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम आपको याद रखना है केरल के अंदर। एक ही है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी की बात करेंगे तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित। मणिपुरी राज्य मणिपुरी से संबंधित। शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिनमें भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह, इंपोर्टेंट नाम है। हेमा मालिनी, बैजयंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी विक्रम साराभाई, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। बात करेंगे कथक से संबंधित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शोभा नारायण, सितारा देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। साथ ही आप क्या रखना है कि काजल शर्मा और वंदना सेन का संबंध कथक से है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है। इनमें कोट्टी नायर इंपोर्टेंट नाम है। शंकर क्रूप इनका मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। ठीक है, और कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदी, बैजंती नारायण शर्मा। उड़ीसी की बात करेंगे तो केलुचरण महापात्रा जो कि इनके जन्मजात माने जाते हैं। पंकज चरण दास, संयुक्त पर्णहारी। मोहिनीअट्टम में भारती शिवाजी और कल्याणी अम्बा का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनका संबंध मोहिनीअट्टम नृत्य से है। लेकिन आपको याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो वो आपको याद रखना है कि 8 है। मैंने आपको 6 इसमें बताए हैं, लेकिन 8 आपको याद रखना है टोटल संख्या है। भारत के लोक नृत्यों की बात करेंगे तो लोक नृत्य करने वाले को लोक नृत्यक कहते हैं। शुद्ध युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो मेघालय का बम्बू नृत्य जो है वो युद्ध संबंधी नृत्य है। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है तो यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। बस्तर में डांडरी नृत्य किससे संबंधित है? होली से संबंधित है, जो बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। लोक नृत्य रहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से, तो आपको याद रखना है रहुला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। देवदास बंजारे किस प्रकार के नृत्य से जुड़े हैं, तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। चरकला प्रमुख नृत्य जो है वो ब्रज भूमि में किया जाता है, आपको याद रखना है। रंगोली भारत की किस क्षेत्र की लोक कला शैली है, तो रंगोली सबसे प्रमुख है जो महाराष्ट्र के अंदर की जाती है। तांडव नृत्य का संबंध किससे है, तो वीर और क्रोध रस से इसका संबंध जो भगवान शिव के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कुछ इंपोर्टेंट नृत्य शैली अपने अपने राज्यों से संबंधित है जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले नौटंकी की बात करेंगे तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश से, और कजरी नृत्य भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। साथ ही याद रखना है जोराबी। राउफ की बात करेंगे, हिकत की बात करेंगे, या चाकरी भारवा गीत की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सुइनरी घूमर की बात करेंगे राजस्थान से। साथ ही आपको याद रखना है कालबेलिया नृत्य जो कि यूनेस्को में शामिल है। डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य, रासलीला और जकोलिया नृत्य और लास्य नृत्य गुजरात से संबंधित है। भांगड़ा, गिद्रा, कीकली और धमान जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। बम्बू राज्य जो है वो मेघालय से संबंधित है। छापेली नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। बात करेंगे तमाशा, लावड़ी, लेजर, दहीनी और मौनी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। आप क्या रखना है, बसंत नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है। जाट कर्मा जाटरा सरहुल फेस्टिवल बिहार से संबंधित है। छऊ नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। कर्मा, भगोरिया, सैला ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। विहुआ, बैसाख ये सब असम राज्य से संबंधित है। पाइका, सरहुल फेस्टिवल इसे झारखंड से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। ओणम केरल से संबंध आप करना। कालियट्टम ये भी केरल से संबंधित है। घंटमरदाला ये आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, छोलिया नृत्य कहाँ संबंधित है, छोलिया नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। देवरानी, सुआ ये सभी नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है ना। सैरम, चौक, खेता, लिम ये नागालैंड से संबंधित है। जात्रा, कीर्तन, बाउल नृत्य, गंभीरा और काठी नृत्य ये सभी पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित नृत्य हैं। आपको याद रखना है उनसे संबंधित कुछ नृत्य शैलियों से संबंधित उनके घराना। तो आपको घराने में मैं याद कराऊंगा कुछ चीज़ें। सबसे पहले है कि ध्रुपद गायक का प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो ध्रुपद गायक जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है, तो बड़े गुलाम अली साहब जो है पटियाला घराना से संबंधित है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है हिंदुस्तानी गायक से। ध्रुपद की गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था, तो मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में हिंदू संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायक शैली कौन सी है, तो ख्याल है, आपको याद रखना है। किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर घराने से।
बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय गजल और ठुमरी से संबंध है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु किसके संबंध है? ध्रुपद गायक से हैं। गंगूबाई हंगल इंपोर्टेंट नाम है, हिंदुस्तानी कट्ट संगीत से संबंधित है। बेगम अख्तर कला की विधा किससे संबंधित है? तो संगीत से है। तानसेन स्वामी हरिप्रसाद बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत के किस रूप में संबंधित है जिसका प्रयोग संपूर्ण भारत में था? तो अब क्या रखना है कि ध्रुपद सेन का संबंध था। नेक्स्ट है, आपको याद रखना है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते थे? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह पुरंदर दास को कहते थे। त्यागराज का संबंध कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत नृत्य कहाँ से लिया गया? तो आपको याद रखना है कि शास्त्रीय संगीत नृत्य जो है सांबे से लिए गए। गजलों का जनक किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहते हैं। पंडित जसराज किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे? तो शास्त्रीय गायन के लिए। तानसेन का संबंध किससे थे? तो रीवा ग्वालियर मुगलों से इनका संबंध रहा है। भातखंडे संगीतीय महाविद्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना भातखंडे लखनऊ के अंदर। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन नारद और संगीत नरन से किया गया। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी राग है। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुप्रसिद्ध थे? तो आपको याद रखना है सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1988 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायक ध्रुपद कला से संबंध है। राग भैरव या राग भैराबी कब गाया जाता है? तो प्रातःकाल में गाया जाता है। राग देश किस पहर में गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में। शास्त्रीय संगीत के विद्वान की विशेषता कहाँ पाई गई? तो सामदेव में पाई गई। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा था? ग्वालियर घराना इनसे संबंधित था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाद्य यंत्र और उससे संबंधित प्रमुख ग्रंथ। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी लगभग 1 घंटा की क्लास रहेगी। आज हमने जो है छोटी क्लास रखी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसमें समय ज़्यादा है जो कि याद रखना है, उसमें पूरा का पूरा याद करने वाला है। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर पूरी सारांश की वीडियो अगर इसकी पीडीएफ चाहता है, इस पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ चाहता है और बाद में इसको प्रिंट कराना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारी जो है स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस चैनल की टेलीग्राम लिंक दी गई है। अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वहाँ से ओपन नहीं हो रही है तो आप सभी लोगों को एक काम करना है, टेलीग्राम पर जाकर स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस जो है सर्च करना है। यही का यही यूट्यूब वाला लोगो है, वहाँ पर जाकर आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो और बढ़िया आराम से लाइब्रेरी घर जहाँ पर भी आपकी पढ़ने की व्यवस्था है शानदार तरीके से पढ़ाई करो और तैयारी में लगे रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।